सोचे कि कोई बहुत ही सस्पेंस वाली थ्रिलर फिल्म चल रही है, एकदम अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली है, और अचानक से स्क्रीन फ्रीज हो जाए। अरे बाप रे, वो जो गोल गोल बफरिंग वाला चक्कर घूमता है ना स्क्रीन पर, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ठीक वही माहौल था मैनहट्टन के एक कोर्ट रूम में, हार्वे वुनस्टीन के न्यूयॉर्क वाले रेप केस में, जहां ज्यूरी किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पाई और मिसट्रायल यानी अनिर्णित मुकदमा घोषित कर दिया गया। हाँ, मतलब एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, उसका ऐसे बिना किसी नतीजे के अटक जाना काफी सवाल खड़े करता है। ये हताशा सिर्फ आम जनता की नहीं है। सही कहा। अगर हम इसे कानूनी नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक उलझन है। देखिए, जब 12 लोग एक कमरे में बैठते हैं और एकमत नहीं हो पाते, तो वो सिर्फ सिस्टम का फेल होना नहीं है। राइट। मतलब वो इंसानी धारणाओं, पूर्वाग्रहों और सबूतों को देखने के नजरिए का एक बहुत बड़ा टकराव होता है। और इसीलिए इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। हम उस बंद ज्यूरी रूम के अंदर जो कुछ डायनामिक्स हुए उन्हें समझेंगे। बिल्कुल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक इतने हाई प्रोफाइल मामले में न्याय की सुई अटक जाती है। तो शुरुआत करते हैं उस कोर्टरूम के सीन से। मैनहट्टन की अदालत, 3 दिन की लंबी माथापच्ची। इस ज्यूरी में ज्यादातर पुरुष थे और 3 दिन बाद वो जज को एक नोट भेजते हैं कि हम किसी भी तरह से एकमत नहीं हो पा रहे हैं। और जज कर्टिस फाबर ने जब उस स्थिति को देखा तो उनके शब्द बहुत क्लियर थे। उन्होंने जूरी को उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गतिरोध है, होपलेसली डेडलॉक्ड। एग्जैक्टली। उन्होंने अदालत में साफ कहा कि मुझे आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता। मतलब जज मान चुके थे कि अब चाहे इन्हें कितनी भी दिन उस कमरे में बंद रखो, कोई अपना स्टैंड नहीं बदलेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, ये तो एक वैचारिक दीवार थी जो खड़ी हो चुकी थी। और उस वक्त विंस्टीन का रिएक्शन भी गौर करने लायक था। वो अदालत में एक व्हीलचेयर पर बैठे थे। जब मिसट्रायल की घोषणा हुई तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम ब्लैंक। शून्य। पर असली धमाका तो कोर्ट के अंदर नहीं, बाहर हुआ था। बिल्कुल। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जूरर ने बाहर आकर खुलासा किया कि 12 में से 9 जूरर विंस्टीन को बरी करना चाहते थे। ओह! हाँ, और सिर्फ 3 लोग उन्हें दोषी ठहराना चाहते थे। 9 और 3 का स्प्लिट, वो भी बरी करने के फेवर में। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। मतलब अमेरिकी न्याय प्रणाली में उचित संदेह से परे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का सिद्धांत लागू होता है। राइट। किसी को दोषी ठहराने या बरी करने के लिए सभी 12 लोगों का मानना जरूरी है। बिल्कुल। अगर एक भी असहमत है तो मिसट्रायल हो जाता है। लेकिन 9-3 का विभाजन कोई छोटी बात नहीं है। प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। उनका काम उस कहानी को इतने ठोस सबूतों के साथ पेश करना है कि कमरे में बैठा हर इंसान उसे सच मान ले। 9 लोगों का उनकी थ्योरी को नकार देना यही दिखाता है कि अभियोजन पक्ष अपने मुख्य गवाहों पर भरोसा बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर फेल रहा। लेकिन देखिए, मेरा सवाल यहाँ ये है कि 3 लोग अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड थे कि विंस्टीन दोषी हैं। हाँ, ये भी है। तो मतलब सबूत इतने भी कमजोर नहीं थे कि केस को तुरंत खारिज कर दिया जाए। ये तो एक तरह का लीगल रॉर्शैक इंक ब्लड टेस्ट बन गया है। बहुत सही तुलना की आपने। जहां एक ही घटना, एक ही मिसट्रायल को देखकर दोनों पक्ष अपने अपनी जीत साबित करने में लगे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। मतलब कोर्टरूम के बाहर जो नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है ना, वो अंदर की लड़ाई से भी ज्यादा दिलचस्प है। दोनों पक्ष इस 9-3 के आंकड़े को अपने अपने एजेंडे के हिसाब से स्पिन कर रहे हैं। तो पहले अभियोजन पक्ष के स्पिन को देखते हैं। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने मिसट्रायल के बाद निराशा जरूर जताई, लेकिन उन्होंने जूरी सिस्टम का सम्मान भी किया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने कहा कि वो जिसका मौन के साथ परामर्श करके ही अगला कदम उठाएंगे, और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो यौन हिंसा के मामलों को सर्वाइवर केंद्रित तरीके से हैंडल करेंगे। हाँ, और ये जो शब्द है ना, सर्वाइवर केंद्रित, ये सिर्फ कानूनी बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पीआर स्टेटमेंट है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एक निर्वाचित पद है, उन्हें जनता का सपोर्ट चाहिए होता है। सर्वाइवर केंद्रित अप्रोच की बात करके ब्रैग दरअसल समाज के उस वर्ग को मैसेज दे रहे हैं जो मीटू मूवमेंट का सपोर्टर रहा है। ओहो, राइट। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि भले ही 9 जूरर्स ने सबूतों को नाकाफी माना हो, लेकिन उनका ऑफिस पीड़ितों की बात पर विश्वास करता है। मतलब ये कानूनी रूप से एक हार हो सकती है,
पर सामाजिक रूप से वो इसे बस एक लंबी लड़ाई के छोटे झटके की तरह दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि सिस्टम पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए जेसिका मान से बातचीत वाली बात को इतना हाईलाइट किया गया। पर इसके बिल्कुल उलट बचाव पक्ष का नैरेटिव तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। विंस्टीन के वकीलों ने इस 9-3 के स्प्लिट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि ये मिस ट्रायल दिखाता है कि समाज में विंस्टीन के प्रति कितना गहरा पूर्वाग्रह बसा हुआ है। उनका एक बयान बहुत ही तीखा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए सबूतों के बावजूद नॉट गिल्टी कहना इमोशनली और सोशली इम्पॉसिबल हो गया है। और मैं बताऊं, ये क्रिमिनल डिफेंस की एकदम क्लासिक और बहुत ही चतुर स्ट्रेटेजी है। बचाव पक्ष दरअसल ये कह रहा है कि जो 3 लोग विंस्टीन को दोषी ठहराना चाहते थे, वो सबूतों की वजह से ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मीडिया ट्रायल और समाज के डर से ऐसा कर रहे थे। वाओ, मतलब वो इस बात को भुना रहे हैं कि विंस्टीन का नाम इतना बदनाम है कि कोई उन्हें बरी करेगा तो उसे सामाजिक बहिष्कार का डर लगेगा। हाँ, वो इस नैरेटिव से ये संदेश दे रहे हैं कि जिन 9 लोगों ने बरी करने का फैसला लिया वो फैक्ट्स पर था, और जो 3 अड़े रहे वो दबाव में थे। और बचाव पक्ष यही नहीं रुका। उन्होंने डीए को सीधी सलाह दे डाली कि अपना समय और जनता का पैसा न्यूयॉर्क के असली हिंसक अपराधों पर खर्च करो। मतलब इस पूरे केस को एक टाइम पास या पॉलिटिकल स्टंट साबित करने की कोशिश। राइट। लेकिन इस पूरी पीआर वॉर के बीच उस इंसान की बात करना बहुत जरूरी है जिसने असल में गवाही दी, जिसने कटघरे में खड़े होकर सवालों के तीर झेले, जेसिका मान। बिल्कुल। जेसिका ने कहा कि ये मिसट्रायल उनके सच को कम नहीं करता। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि वो एक बड़े उद्देश्य के नाम पर असहनीय पब्लिक स्क्रूटनी का सामना कर रही हैं। जेसिका मान का ये बयान न्याय प्रणाली के उस इंसानी पहलू को दिखाता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब कोई गवाह खासकर ऐसे मामलों में कटघरे में आता है तो सिर्फ आरोपी का ट्रायल नहीं होता, गवाह का भी ट्रायल होता है। सही कहा। डिफेंस का काम ही यही है कि वो गवाह की विश्वसनीयता को तार तार करें, उसके चरित्र पर सवाल उठाएं, उसके पास्ट को खंगालें। इसी को जेसिका असहनीय जांच कह रही हैं। और एक बात और, जब जूरी फैसले पर नहीं पहुंच पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवाह झूठ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो कानूनी स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, उसे पूरा नहीं किया जा सका। और जेसिका मान की स्थिति इसलिए भी इतनी भयावह है क्योंकि उन्होंने बताया कि वो 3 अलग-अलग ट्रायल्स में गवाही दे चुकी हैं। 3 बार। ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, कोई भी आम इंसान ये सुनकर हैरान रह जाएगा कि एक ही घटना के लिए एक ही पीड़ित को, एक ही इंसान के खिलाफ 3 बार अदालत में जाकर अपना दर्द क्यों दोहराना पड़ रहा है। ये न्याय प्रणाली की कैसी भूल-भुलैया है। यहीं पर एक आम इंसान का नजरिया और कानूनी हकीकत आपस में टकराते हैं। देखिए, ये कोई सीधा साधा मुकदमा नहीं है। ये न्यूयॉर्क में विंस्टीन के खिलाफ 3रा अभियोजन है, और यहां तक पहुंचने के पीछे एक बहुत लंबा अपीलों का चक्र है। तो इस टाइमलाइन को थोड़ा सुलझाते हैं। पहला ट्रायल जेसिका मान और बाकी 2 महिलाओं की गवाही पर आधारित था। उनका आरोप था कि विंस्टीन ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर उनका शोषण किया। और उस पहले ट्रायल का नतीजा क्या था? 2020 में विंस्टीन को दोषी ठहराया गया। उस वक्त तो लगा था जैसे मीटू मूवमेंट को एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है। बिल्कुल, 2020 की वो सजा एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन न्याय प्रणाली भावनाओं पर नहीं चलती, वो प्रक्रियाओं पर चलती है। 2024 में एक अपील अदालत ने उस 2020 की दोष सिद्धि को पलट दिया, ओवरटर्न कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको झकझोर दिया। मतलब एक अपील अदालत ने ऐसा क्यों किया? 2020 में 12 लोगों ने सबूत सुने और दोषी माना, फिर 2024 में कुछ जजों ने आकर उसे 0 कर दिया। कारण ये था कि पहले ट्रायल में जज ने कुछ ऐसी महिलाओं को भी गवाही देने की अनुमति दे दी थी जिनके आरोप उस चार्जशीट का हिस्सा नहीं थे। अच्छा। इसे कानूनी भाषा में अनचार्ज्ड एक्ट्स कहते हैं, मतलब पूर्व के बुरे आचरण की गवाही। लेकिन एक मिनट, क्या ये लॉजिक थोड़ा अजीब नहीं है? अगर कोई व्यक्ति सच में एक सीरियल प्रेडेटर है, उसका एक तय पैटर्न है, तो जूरी को पूरी तस्वीर क्यों नहीं दिखनी चाहिए? मैं समझाती हूँ। यहीं पर लीगल साइकोलॉजी काम करती है। अदालतें अनचार्ज्ड एक्ट्स को लेकर इतनी सख्त होती हैं क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा पैटर्न खोजता है। ओके।
अगर किसी ज्यूरी को बताया जाए कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति पहले भी 5 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, तो दिमाग लॉजिक को बाईपास कर देता है। वो ये सोचना बंद कर देते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने आज इस केस में अपराध किया है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। वो सीधे मान लेते हैं कि ये तो स्वभाव से ही राक्षस है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। ज्यूरी के दिमाग में एक पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है। पर आम जनता तो यही सोचेगी कि अगर इतनी सारी महिलाएं एक ही बात कह रही हैं, तो कोर्ट उन्हें च्युत क्यों करा रहा है? क्या ये सजा पलटना इस बात का सबूत नहीं है कि सिस्टम टूट चुका है और ताकतवर लोगों को टेक्निकल लूपहोल्स का फायदा मिल जाता है? ये बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम सिस्टम के नजरिए से देखें, तो ये सिस्टम के टूटने का नहीं, बल्कि उसके सही से काम करने का प्रमाण है। वो कैसे? देखिए, न्याय प्रणाली का बेसिक रूल है, किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ उसी अपराध के लिए केस चल सकता है जो चार्जशीट में है। आप किसी को उसके बुरे कैरेक्टर के लिए जेल नहीं भेज सकते। आपको उस विशिष्ट अपराध को साबित करना होता है। बिल्कुल। अपील अदालत ने माना कि एक्स्ट्रा गवाहों से विंस्टीन को निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। यानी सिस्टम ये पक्का कर रहा है कि चाहे कोई इंसान समाज की नज़र में कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अधिकार छीने नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि अगर आज हम एक बुरे व्यक्ति के लिए नियम तोड़ते हैं, तो कल वही ढील किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये नियम हम सबको स्टेट की ताकत से बचाता है। बहुत सही बात है। और इसी फैसले के कारण मामला फिर से ट्रायल के लिए गया, जहां पिछले साल दूसरे ट्रायल में भी रेप के आरोप पर ज्यूरी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहां भी डेडलॉक था। हाँ। और अब ये तीसरा ट्रायल, जहां एक बार फिर मिस ट्रायल हो गया है। ये तो एक ऐसा लूप बन गया है जिससे कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा। और ये लूप गवाहों के लिए कितना विनाशकारी है, हम सोच भी नहीं सकते। बार बार अदालत आना, जिरह का सामना करना और हर बार देखना कि ज्यूरी कोई फैसला नहीं ले पा रही, ये सच में मनोवैज्ञानिक अत्याचार है। बिल्कुल। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में विंस्टीन की सजा अभी भी पेंडिंग है। हाँ, कानूनी पचड़े अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे मुझे ये लगता है कि अदालत का कमरा कोई सच्चाई खोजने वाली मशीन नहीं है। ये इस बात का टेस्ट है कि आप 12 अनजान लोगों के सामने सख्त कानूनी नियमों के दायरे में रह के क्या साबित कर सकते हैं। एकदम सही। एक तरफ वो कड़े नियम हैं जो ट्रायल को फेयर रखते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा थका देने वाला चक्र है जो न्याय मांगने वालों को तोड़ देता है। एकदम सही। ये केस एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि पब्लिक ओपिनियन और लीगल प्रूफ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बाहर दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, लोगों ने मन बना लिया होता है कि कौन सही है। राइट। लेकिन कोर्टरूम के अंदर सब कुछ ग्रे एरिया बन जाता है। प्रोसिक्यूशन को वो ग्रे एरिया हटाकर साफ तस्वीर दिखानी होती है, और जब वो नहीं हो पाता तो 9-3 जैसे डेडलॉक होते हैं। और जो बात बचाव पक्ष ने कही थी कि आज के माहौल में नॉट गिल्टी कहना सामाजिक रूप से असंभव है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। जिस ज्यूरी सिस्टम को सदियों पहले बनाया गया था, क्या वो आज के दौर के लिए सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस हो रही है। जब ये सिस्टम बना था तब जानकारी इतनी तेज नहीं फैलती थी, पर आज जब सबके पास स्मार्टफोन है, हर केस का पल पल का अपडेट आ रहा है। ज्यूरी को बाहरी दुनिया से अलग रखना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और यही वो विचार है जो मैं सबके लिए यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में, जहां किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के बारे में जनता की राय ट्रायल शुरू होने से बहुत पहले ही बन चुकी होती है, क्या किसी भी मामले में सच में पूरी तरह से निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित ज्यूरी खोजना पॉसिबल रह गया है? जब कोई इंसान कोर्ट रूम में बतौर ज्यूरर कदम रखता है, तो क्या वो अपने साथ अपनी सोशल मीडिया फीड और समाज का प्रेशर बाहर छोड़कर आ सकता है? हार्वे विंस्टन के इस मिसट्रायल के शोर के बीच न्याय प्रणाली के भविष्य से जुड़ा ये सवाल बहुत खामोशी से गूंज रहा है। सच में सोचने वाली बात है।